नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में जितने भी प्रश्न आएंगे वह हम अभी से परीक्षा तक जितने प्रश्न को करवाएंगे वहीं से ही रहेंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, हमने पिछले वीडियो में लगभग 35 प्रश्नों की चर्चा कर ली है और आज 36 नंबर प्रश्न है कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषणों में किया है। उत्तर लिखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी स्पष्ट कहते हैं कि जो काम गलत होंगे उसकी नीतियां भी गलत होंगी और हम उसका विरोध करेंगे। बापू में इतनी महानता थी कि वे अपनी आलोचना को बुरा नहीं मानते थे। वे हमें बुलाकर प्रेम से समझाना चाहते थे और समझाया भी है। जवाहरलाल बड़े भाई थे, हम उनको भाई ही कहते थे। उनका बड़ा स्नेह हमारे ऊपर था। वे जयप्रकाश जी को मानते भी थे और जयप्रकाश जी भी उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने भी जयप्रकाश जी की आलोचनाओं का बुरा नहीं माना। देखिए साथियों, जो जयप्रकाश नारायण जी हैं उनके द्वारा अपने भाषण में बहुत से नेताओं को, जैसे कि खास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को और बापू को, यानी बापू, इन दोनों को काफ़ी आलोचनाएं की हैं। लेकिन ये दोनों व्यक्ति हैं, यानी कि महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी, इन जेपी के द्वारा किए गए इनकी आलोचना को बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण यानी जेपी कहते हैं कि जो काम गलत हो रहा है ना, उसकी नीतियां भी गलत होंगी और हम उसका खुल करके विरोध करेंगे। और जो महात्मा गांधी जी के बारे में वे कहते हैं कि महात्मा गांधी में इतना बड़प्पन था, इतना महानता था कि हम उन पर कोई भी आलोचना, कोई भी टिप्पणी करते थे, वह उसका बुरा नहीं मानते थे। वे हमें प्रेम से समझाते थे, ठीक है, प्रेम से बुला करके समझाना भी चाहते थे और समझाया भी है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है, इतने बड़े व्यक्ति थे और जेपी को अपना भाई बुलाते थे और जेपी भी उनको अपना बड़ा भाई ही मानते थे। लेकिन फिर भी जयप्रकाश नारायण जी उनका काफ़ी आलोचना करते थे, लेकिन तब भी उन्होंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना। चलिए, अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी। देखिए साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जा रही है और यहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न रहेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को बिल्कुल अपनी कॉपी में लिख करके अवश्य याद कर लें। उत्तर लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का काल्पनिक रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी चूड़ियां पहने। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जड़ीदार साड़ी से आवृत और दूसरा जो है बागवर से ढका हुआ। यह कल्पना निश्चय ही शिव और पार्वती, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक से छूट गया है, शिव और शक्ति लिख सकते हैं, शिव और पार्वती लिख सकते हैं, ठीक है, शिव पार्वती या शिव और शक्ति, ठीक है, शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को की गई होगी। यहाँ पे कहने का बस यही मतलब है कि अर्धनारीश्वर है ना, यानी आधा नर का भाग और आधा नारी का भाग, नर और पुरुष का आधा आधा भाग है। तो यह शंकर और पार्वती जी का काल्पनिक रूप है। मान लीजिए जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग स्त्री का, और उसमें इस प्रकार से उसको सजाया गया है कि एक ही मूर्ति है, उसकी दो आंखें हैं, एक रश्मयी है, एक मधुर है और दूसरी विकराल है, शंकर जी हैं। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, सर दो भुजाएं में है, ठीक है, एक भुजा मतलब हाथ, सर क्या बोला जा रहा है, भुजा का मतलब हो गया हाथ, और भुजा जो होता है दो अलग अलग है, और एक है विकराल जो कि त्रिशूल को धारण करता है, और दूसरी क्या पहनी हुई है, चूड़ियाँ पहनी हुई है। और एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक जड़ीदार साड़ी है और एक क्या है, बागवर से ढका हुआ है। यह कल्पना लगभग शिव और पार्वती के सम्मान ही की गई है और शंकर जी और पार्वती जी को ही दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है कि पुंडलिक जी कौन थे।
पुंडलिक जी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और काफ़ी यह महत्वपूर्ण प्रश्न भी है आपकी परीक्षा के लिए। छोटा सा प्रश्न है, आ सकता है। उत्तर लिखेंगे कि पुंडलिक जी भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। लेखक की मुलाकात पुंडलिक जी से भितिहरवा आश्रम में ही हुई, जहां उन्होंने एक घटना का वर्णन किया। एक बार वहां के अंग्रेज एमन साहब, इनको मत भूलिएगा भैया, एमन साहब इनके आश्रम में आए। वहां का नियम यह था कि साहब जब आए तो गृहस्वामी उसके घोड़े की लगाम पकड़े। पुंडलिक जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि वे लगाम पकड़ने नहीं जाएंगे, उसे आना है तो उनके पास आए। पुंडलिक जी ने गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी। उन्होंने गांव वालों को भी निर्भीकता का पाठ पढ़ाया। देखिए, पुंडलिक जी ऐसे व्यक्ति थे, वह एक शिक्षक थे जो कि भितहरवा आश्रम था ना, वहाँ पे उस विद्यालय में वे पढ़ाते थे। और एक बार की बात है कि जब एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एमन, उसको एमन साहब के नाम से लोग पुकारते थे। जब वह पुंडलिक जी के आश्रम पे आया और उसका यह रूल था, यह नियम था कि जब भी मैं किसी के यहाँ जाऊंगा तो मेरे घोड़ी की लगाम वहाँ का मालिक पकड़ेगा। लेकिन गृहस्वामी कौन थे भाई? पुंडलिक जी थे। पुंडलिक जी के यहाँ मिलने गया था तो पुंडलिक जी ने घोड़े का लगाम नहीं पकड़ा और वह वहाँ गए ही नहीं। वह बोले कि अगर उसे आना है मुझसे मिलने के लिए तो उसे मेरे पास आना होगा, न कि मैं उसके पास जाऊंगा। काफी निर्भीक व्यक्ति थे, डरते उड़ते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गांधी जी से निर्भीकता सीखी थी और गांव वालों को भी उन्होंने निर्भीकता का पाठ पढ़ाया था। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, कि हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था? हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को क्या आदेश दिया था? उत्तर लिखेंगे कि हेडमास्टर कलीराम ने बालक ओम प्रकाश को आदेश दिया था कि जो सामने शीशम का पेड़ है उस पर चढ़ के पत्तों वाली टहनियों को तोड़कर झाड़ बना ले और पूरे स्कूल को इस तरह चमका दे जैसे शीशा चमकता रहता है। और हेडमास्टर कलीराम ने बोला कि ये तो तेरा खानदानी काम है, जो फटाफट काम पे लग जा, जा फटाफट काम पे लग जा। हेडमास्टर के आदेश पर बालक बालक ने कमरे बरामदे सब साफ कर दिए। फिर हेडमास्टर ने मैदान भी साफ कर देने का आदेश दिया। देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी काफी दलित समुदाय से आते थे और हेडमास्टर कलीराम ने उनकी दलित भावना का, मतलब ओम प्रकाश जी दलित थे और उनकी दलित जाति का फायदा उठा करके उनको प्रताड़ित किया, जिसमें उन्होंने कलीराम को आदेश दिया, कलीराम ने ओम प्रकाश जी को आदेश दिया कि तू जा शीशम का पेड़ है ना, वहां पे चढ़ जा और जो छोटी पतली पतली टहनियां हैं उसको तोड़ दे, और यह ध्यान रखना कि उस पतली टहनियों में पत्ते भी हों, क्योंकि उससे बाहर ना पड़ेगा। उसका झाड़ू बना ले और पूरे स्कूल को बिल्कुल शीशे की तरह तू चमका दे। और फिर जो हेडमास्टर है ना, वह उसको ऐसा आदेश देते हैं, किसको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आदेशानुसार पूरे जितने भी कमरे होते हैं, बरामदे होते हैं, सब साफ कर देते हैं। लेकिन फिर भी वह हेडमास्टर कलीराम आता है चलकर और बोलता है कि जा, अब मैदान जितना भी खाली जगह है उसको भी तू क्या कर दे, साफ कर दे। चलिए अगला प्रश्न, कि शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने मृगराज से क्यों की? आज का यह अंतिम प्रश्न है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी हैं, उनकी तुलना कवि भूषण जो हैं वह मृगराज यानी सिंह, मृगराज का मतलब सिंह से, शेर से क्यों किए हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जिस प्रकार हाथी सिंह से ज्यादा शक्ति वाला, भारी भरकम वजनी होते हुए भी सिंह द्वारा आखिरी में मारा ही जाता है। वह बोलते हैं कि हाथी कितना बड़ा जीव है, कितना मोटा जीव है, कितना ताकतवर जीव है, सिंह से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी उसको छोटा सा शेर उसको मार ही देता है। उसी प्रकार हमारे शिवाजी सिंह के सम्मान है, शेर के सम्मान है, जो हमेशा दुश्मनों को मार गिराते हैं। वह यहाँ शक्ति का महत्व उतना नहीं है जितना कि सिंह की चुस्ती फुर्ती का और उसकी मस्तिष्क का है। अतः शिवाजी भी इसी चुस्ती फुर्ती से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हैं और इसलिए भूषण जी ने शिवाजी की तुलना मृगराज से किए हैं। देखिए, जो शिवाजी है ना,
और मृगराज यानी शेर की तुलना इसलिए शिवाजी से किए हैं क्योंकि हाथी भी देखिए काफी विशाल जीव होता है, लेकिन एक शेर उसको मार ही डालता है। ठीक है, कितना भारी भरकम कितना शक्तिशाली जीव होता है, लेकिन एक शेर के द्वारा वह पराजित हो ही जाता। और शिवाजी भी बिल्कुल इतनी चतुराई से इतनी चुस्ती फुर्ती से अपने दुश्मनों को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, उनको पराजित कर देते हैं। और इसलिए शिवाजी की तुलना कवि भूषण ने मृगराज से की है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में और भी नए नए शानदार प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें।